वेबर सिंड्रोम की हम बात करेंगे जहाँ पर अपर मिड ब्रेन सुपर कॉर्टिकल्स के लेवल पर लीजन हो जाता है और एंटीरियर होता है मीडियल। तो अपर मिड ब्रेन और एंटीरियर मिड ब्रेन और मिडल मिड ब्रेन, जैसे कि यहाँ से बेसिलर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, या बेसिलर आर्टरी जब डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, वो भी सप्लाई करती हैं। जो ब्रांचेस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की हैं या कि बेसिलर आर्टरी की हैं मिड ब्रेन के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं एंटीरियर मिडल ब्रांचेस, तभी आता है। हमने एक सेक्शन लेना है सुपर कॉलिकुलस के लेवल पर, और वहीं पर ये इस्कीमिया होता है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ होता है। तो उसे हम डिस्कस करते हैं, मगर यहाँ पर मैंने इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम एक स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाते हैं, जिसमें कि हम मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को दिखाएंगे। यहाँ देखें कि सेरिब्रम लेफ्ट का है, क्योंकि हम फ्रंट से देखें लेफ्ट सेरिब्रम हो गया, ये राइट हो गया। यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं। ये अपर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं कुछ फाइबर्स देख रहे हैं, तो नीचे आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड में लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं जो स्केलेटल मसल को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने कहा था कि अपर मोटर न्यूरॉन फाइबर जो है लोअर मेडुला में क्रॉस करते हैं, पिरामिडल डिक्सेशन लोअर मेडुला में होता है, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं। ये पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। इनफैक्ट ये इनहिबिटरी स्टिमुलेटरी दोनों होते हैं, तो मॉड्यूलेटरी होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए। अगर आप इनको हटा दें, तो जैसे यहाँ पे लीजन होगा वेबर सिंड्रोम में, तो ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये फ्री होते हैं फायर टू फ्रीक्वेंटली, और स्केलेटल मसल को स्पैज्म में ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम राइट साइड का वेबर सिंड्रोम कह रहे हैं, तो राइट साइड के वेबर सिंड्रोम में लेफ्ट साइड की बॉडी में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टल स्पास्टिक पाल्सी। एक पेशेंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने पेशेंट ये ड्रॉ किया कि ये हेड है, ये उसका ट्रंक है, और ये उसकी अपर लिम्ब है, और ये इसका लोअर लिम्ब है। तो यहाँ पे मिड लाइन भी हम दिखा लें, ये मिड लाइन है यहाँ पर, और हम कह रहे हैं कि लीजन जो है राइट साइड का वेबर सिंड्रोम था, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट गया राइट साइड में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम आई है जो लेफ्ट साइड की अपर लिम्ब हो, ट्रंक हो, या कि लोअर लिम्ब हो, यहाँ पे हो जाती है स्पास्टिक पाल्सी, कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक पाल्सी हो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पिरामिडल ट्रैक्ट जो है वो चला गया है। अब जो थर्ड नर्व है वो यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन है थर्ड नर्व का, और ये थर्ड नर्व जो है जाके मसल्स ऑफ आईबॉल को सप्लाई करती है, मगर वेबर सिंड्रोम में ये भी चली जाती है। तो थर्ड नर्व गई है, तो जिस तरफ की नर्व गई है, से राइट वेबर सिंड्रोम है, तो राइट साइड की आई डाउन एंड आउट हो जाएगा, फिक्स डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगा। आप देखेंगे इस पेशेंट में कि राइट साइड की आई जो है वो डाउन एंड आउट आई हो जाती है, और फिक्स डायलेटेड प्यूपिल हो जाता है, क्योंकि थर्ड नर्व काम नहीं कर रही। थर्ड नर्व काम नहीं कर रही, LR6SO4 रिमाइंडर 3 आपका निमोनिक होता है। सिक्स नर्व जो है मोर पावरफुल होगी, तो आँख लैटरली चली जाएगी। SO4 ज़्यादा पावरफुल हो गई, तो डाउन एंड आउट चली जाएगी। थर्ड नर्व तो काम नहीं कर रही। थर्ड नर्व काम नहीं कर रही, तो इसलिए हमारे पास जो स्फिंक्टर प्यूपिले होते हैं वो काम नहीं कर रही, तो डायलेटेड प्यूपिले ज़्यादा काम करती है, तो डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगा। स्फिंक्टर प्यूपिले नहीं काम करी तो फिक्स प्यूपिल हो जाएगा, लाइट रिफ्लेक्स नहीं आ रहा। और साथ में जो सिलियरिस मसल है वो भी काम नहीं कर रही। सिलियरिस मसल भी नहीं काम कर रही, क्योंकि दोनों की दोनों डॉट्स, ये जो है न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस थर्ड नर्व से कंट्रोल होते हैं, वो तो गया। इसलिए यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्स भी गया और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी गया। तो अगर लाइट रिफ्लेक्स भी गया और एकोमोडेशन रिफ्लेक्स भी गया, तो फिर फिक्स डायलेटेड प्यूपिल हो गया। ये है हमारी थर्ड नर्व के लीजन। तो जिस तरफ का लीजन है उस तरफ तो फिक्स डायलेटेड प्यूपिल डाउन एंड आई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बॉडी में, तो ये कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाता है। अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया मतलब वेबर सिंड्रोम यहाँ का है, तो यहाँ थर्ड नर्व इन्वॉल्व है, लेकिन बाकी की बॉडी यहाँ इन्वॉल्व होती है। अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया ये फीचर होते हैं मीडियल ब्रेन स्टेम लीजन के। मीडली अगर ब्रेन स्टेम में लीजन है, जैसे वेबर सिंड्रोम है मीडियली, तो इसमें ये आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और जो नोटिस आप कर सकते हैं कि कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट भी आता था। जैसे यहाँ से कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट आया है, कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट भी तो पिरामिडल ट्रैक्ट का ही कंपोनेंट है, तो वो भी डैमेज होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ना नंबर 5 ले लीजिए, ना नंबर 7 ले लीजिए, या ना नंबर 12 ले लीजिए। तो नंबर 5 जैसे कि राइट साइड का वेवर सिंड्रोम है, तो लेफ्ट साइड की मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, खासकर लैटरल टेरिगॉइड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जॉ डिविएशन प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सेवंथ नाउ आप कह रहे हैं, तो लोअर फेस इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूएमएन टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी, यूएमएन अपर मोटर न्यूरॉन है, ह्यूमन टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी हो जाएगी। लीजन यहाँ पे है, लेकिन लोअर हाफ ऑफ फेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये वेबर सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ट्वेल्थ नाव जो है मसल, लीजन तो राइट में है, लेकिन जो लेफ्ट की टंग मसल है, खासकर जीनोग्लॉसस प्रोट्रूडर ऑफ टंग, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये नानो 5 7 12 का जो फीचर आते हैं इस तरफ आते हैं। देखो थर्ड नर्व यहाँ इन्वॉल्व हुई है, नानो 5 7 12 यहाँ इन्वॉल्व हुई है, सारी बॉडी यहाँ इन्वॉल्व हुई है। इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग हेमीप्लेजिया। एक और प्रॉब्लम है, अभी आप देख लेते हैं, एक कट सेक्शन आप लेंगे। जब कट सेक्शन लेते हैं सुपर कॉल्कस के लेवल पे, तो आप देखेंगे इवन सब्सटेंशियल नाइग्रा में इन्वॉल्व हो जाती है। देखें, ये हमने डायग्राम लेके हैरिसन मेडिसिन से, और आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ब्रेन स्टेम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरह से कुछ अपना कॉलिकुलाई पीछे की तरफ होंगे, एक सेरिब्रल आई की तरफ होंगे, एक सेरिब्रल एक्विडक्ट भी होता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट ये रहा,
और पीछे की तरफ कॉलिकुलाई होते हैं। हम सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल ले रहे हैं क्योंकि हमारा वेबर सिंड्रोम जो है अपर मिड ब्रेन पे है, और इसके अराउंड जो पेरिक्विटल ग्रे होता है वहीं से थर्ड नर्व आ रही है। तो ये थर्ड नर्व आ रही है यहाँ पर। अब आप थर्ड नर्व को हरे रंग में दिखा दें कि ये पेरिक्विटल ग्रे से ये थर्ड नर्व आई, ये थर्ड नर्व आई। आई की तरफ जो क्रस्ट सेरिब्राई दिखा रहे हैं उसमें आप दिखाएंगे कि ये क्रस्ट सेरिब्राई में होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में भी मिडली कॉर्टिकोन्यूक्लियर होते हैं और लैटरली होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। टोटल पिरामिडल ट्रैक्ट हो गया। तो पिंक कलर आप ले लें कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट और ये ले लें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेकिन दोनों को मिला के बनता है पिरामिडल ट्रैक्ट। ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा अगर वेबर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। साथ में ये देखें सब्सटेंशिया निग्रा पीले रंग में दिखाई गई है। पीले रंग में जो दिखाया गया है इसको हम सब्सटेंशिया निग्रा करें तो सब्सटेंशिया निग्रा भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। रेड न्यूक्लियस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता बेसिकली, क्योंकि रेड न्यूक्लियस अगर कॉम्प्रोमाइज है तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम होता है। हम बेनेडिक्ट सिंड्रोम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेबर सिंड्रोम की। और वेबर सिंड्रोम जो है एंटीरियर होता है, मिडिल होता है और अपर मिड ब्रेन में होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक आर्टरी आ रही थी बेसिलर आर्टरी, या तो उसकी ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, या बेसिलर आर्टरी ने आगे जो ब्रांच दी थी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी उसकी ब्रांच में कुछ ब्लॉक हो गया। तभी यहाँ पे ये देखें कि मीडियल ब्रेन स्टेम यानी मीडियल मिड ब्रेन लीजन, ये यहाँ पे तीन चीजें तो जा ही रही। कौन सी तीन चीजें? एक तो ऑक्यूलोमोटर नर्व गई, तो अगर राइट में गई है तो राइट साइड की आंखें डाउनवर्ड आई और फिक्स साइड पे पिपल हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट गया है तो लीजन राइट का है, लेकिन प्रॉब्लम पांचवीं सातवीं बारहवीं नर्व का उल्टी तरफ आएगा लेफ्ट में। और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट गया है तो कॉन्ट्रोलैटरल स्पेस्टिक पाल्सी होगी, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग हेमिप्लीजिया की जो बात हो रही थी। उसके अलावा जो है कॉन्ट्रोलैटरल पार्किंसनिज्म भी आएगा क्योंकि सब्सटेंशियल निग्रा चला गया है यहाँ पर। तो इस तरफ की बॉडी में ट्रेमर, रिजिडिटी, हाइपोकिनेसिया, पर इतना नहीं होता, इतना नहीं होता जितना कि रेड न्यूक्लियस के जाने पर होता है। तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम में ये जो ट्रेमर, रिजिडिटी, हाइपोकिनेसिया की बात करें, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की बात करें, वो वहाँ पे ज़्यादा होता है। और एक अगर पोस्टियरली आप चले जाएं तो पेरिनोड सिंड्रोम होता है। पेरिनोड सिंड्रोम में सुपीरियर कॉर्टिकस जाता है, जो अपवर्ड गेज होती है, जो अपवर्ड गेज होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है? अपवर्ड गेज तो है ही। एक्चुअली यहाँ पे सुपीरियर कॉर्टिकस की बात अगर कर रहे हैं तो अपवर्ड गेज का एक सेंटर होता है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो पेशेंट जो है, जैसे हम कहें कि भाई बिना सर को हिलाए हुए ऊपर रूफ की तरफ देखो तो देख सकता है कोई भी नॉर्मली, ये पेशेंट नहीं देख पाएगा। ये आंखें ऐसे सिर को सीधे रखे वो रूफ को देखेगा तो ऐसे देखेगा। तो अगर आंखें ऊपर नहीं जा रही तो मतलब कि पेरिनोड सिंड्रोम है, सुपीरियर कॉर्टिकस का पीछे की तरफ कोई जो है लीजन है। तो यहाँ पर वेबर सिंड्रोम जो है केवल इतना ही है, ये वेबर सिंड्रोम है। जैसे मैंने कहा ये डायग्राम जो है हमने लिया हुआ है हैरिसन मेडिसिन से। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि एनाटॉमी और मेडिसिन दोनों को जोड़ना पड़ता है, तभी आप इस तरह के सवालों का आंसर दे सकते हैं। आपने इमीडिएटली दे दिया वेबर सिंड्रोम है, ये अल्टरनेटिंग हेमिप्लेजिया होगा। यहाँ पर ये एंटीरियर ब्रेन होता है, मीडियल होता है और अपर होता है। तो इमीडिएटली आपने कहा भाई ये तो गलत है, आंसर ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि डॉर्सल थोड़ी नहीं है, वेंट्रल है। अब आपने कहा कि ये एक्सेप्शन का आंसर है, ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो क्रस्ट सेरिब्रम में चल रही थी वो चलेगी। अच्छा, तो इप्सिलैटरल ऑक्यूलोमोटर पाल्सी होगी? बिल्कुल होगी, डाउन एंड आउट आई होगी और फिक्स साइडेड प्यूपिल होगा। तो क्या कॉन्ट्रालेटरल पार्किंसंस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वहां पर सब्सटेंशिया निग्रा चली गई है। तो आंसर ऑफ एक्सेप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ ये रहेगी चॉइस नंबर ए।